एक नया साल और बहुत सारी उम्मीदें, और पिछले 2 साल से एक उम्मीद ऐसी है जो हर कोई लगाए बैठा है, कोविड कब खत्म होगा। अब तो चला जा बे। 2019 में चीन के वुहान से शुरू हुआ ये सफर अभी भी बदस्तूर जारी है और मार्च 2020 से हमारी सबकी जिंदगी को पूरा बदल चुका है। पर अच्छी बात यह है कि एक उम्मीद है कि इस साल कोरोना शायद चला जाएगा। इस सारे शहर को दुल्हन की तरह सजा दो। चला जाएगा मतलब है कि ये एंडेमिक में बदल जाएगा और जैसे बाकी बीमारियां रहती हैं वैसे ही हो जाएगा और कभी कभी इसके आउटब्रेक देखने को मिलेंगे। तो अगर आपको थोड़ा याद हो तो शुरुआत में हमने कोरोना से सीधी लड़ाई लड़ी थी। जनता कर्फ्यू लगाया गया, उसके बाद थाली बजा के उसको बहरा करने का प्रयास किया और उसके बाद दीपक जला के उसको जलाने का प्रयास भी किया। उसके बाद लॉकडाउन खुलते ही शराबियों की लंबी लंबी लाइनें और पिछले साल अप्रैल की सेकेंड वेव जिसने हर हिंदुस्तानी को हिला दिया था। लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। उसके बाद जैसे जैसे धीरे धीरे हमको लगा कि अब ये खत्म होने को आ गया है, मास्क लगाना लोगों ने कब बंद कर दिया, सोशल डिस्टेंसिंग वो क्या होती है, तो इनके एक नए प्रधानमंत्री आ गए, ओमिक्रॉन वेरिएंट की शुरुआत हुई थी साउथ अफ्रीका से और अब ये वर्ल्ड में डोमिनेटिंग वेरिएंट है। स्पाइक प्रोटीन यानी कि जिससे ये वायरस सेल से जुड़ता है उसमें 30 से ज्यादा म्यूटेशंस देखे गए हैं और डेल्टा वेरिएंट से ये दोगुना ट्रांसमिसिबल है। ओमिक्रॉन से री इन्फेक्शन का खतरा भी 5.4 टाइम्स ज्यादा है डेल्टा वेरिएंट से। सबसे बुरी बात यह है कि ये वेरिएंट बीमारी से प्राप्त नेचुरल इम्यूनिटी को और वैक्सीन से प्राप्त इम्यूनिटी को चकमा दे सकता है। खोपड़ी तोड़ साले का। कोरोना इसलिए भी अजीब है क्योंकि कोरोना के 2 शौक हैं। हाँ, नाइट लाइफ और शॉपिंग। सफेद कपड़ा ओ हमारी सरकार ने पहले ही देख लिया था, तो इस साल उन्होंने कोरोना की नाइट लाइफ को जबरदस्त धक्का लगाया और कोरोना की नाइट लाइफ डिस्टर्ब करके उसको मेंटली अनसेटल करने का प्लान। इतना ही नहीं, शॉपिंग में ऑड इवन करके और वीकेंड कर्फ्यू ने भी कोरोना का शॉपिंग मूड स्पॉइल करके रख दिया और कोरोना की शॉपिंग करने की आदत भी डिस्टर्ब होकर रह गई। अच्छी बात यह है कि एक्सपर्ट मानते हैं कि इस साल कोविड खत्म हो जाए। वैक्सीनेशन की तेज रफ्तार और एंटी कोविड पिल आने से बहुत संभावना है कि ये एंडेमिक की स्टेज पे चला जाए और इसकी सीवियरिटी कम हो जाएगी। इससे पहले इन्फ्लुएंजा भी इसी तरीके से माइल्ड होता चला गया और ऐसी उम्मीद है कि ये भी एक सीजनल बीमारी बन जाएगा। क्या? और क्योंकि ज्यादातर लोगों को इम्यूनिटी होगी इसलिए बीमारी काफी माइल्ड होगी और बुरे साल में एक बार इसके नंबर बढ़ने की संभावना होगी जैसे अन्य सांस की बीमारियों के साथ होता है। और अगर ये वायरस सीजनल हो जाएगा तो पब्लिक ट्रांजिट और इंडोर्स में मास्क पहनना एक आदत में आ जाएगा। इस साल 5 से 11 साल के बच्चों का भी वैक्सीनेशन होने जा रहा है पर उससे कम के बच्चों को अभी इंतजार करना पड़ेगा और ऐसा भी हो सकता है कि हर साल कोविड का बूस्टर शॉट लेना पड़ेगा। क्या हो क्या रहा है, समझ नहीं आ रहा मुझे। अमेरिका की CDC यानी कि सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने भी आइसोलेशन का टाइम कम करके 5 दिन कर दिया है। ऐसा इसलिए किया गया है कि पहले, दूसरे, तीसरे दिन कोई भी बीमार व्यक्ति वायरस को ज्यादा फैला सकता है और उसके बाद ये खतरा कम हो जाता है। इसीलिए 5 दिन का आइसोलेशन बोला गया है और उसके अगले 5 दिन मास्क पहन के बाहर जा सकते हैं। आप समझे मिस्टर मजनू भाई। ओमिक्रॉन के साथ साथ वेस्टर्न कंट्रीज में डेल्टा और ओमिक्रॉन के कंबाइंड केस भी देखने को मिल रहे हैं जिसको डेल्मिक्रॉन बोलते हैं। ये तब होता है जब कोई भी व्यक्ति डेल्टा और ओमिक्रॉन वेरिएंट दोनों से इन्फेक्टेड हो। ऐसा उन लोगों के साथ होता है जिनकी इम्यूनिटी कम होती है। और इजराइल में फ्लोरोना का एक केस आया जिसमें एक ही व्यक्ति को फ्लू और कोविड साथ साथ हुए हैं। ये अस्पताल में एडमिट हुई एक महिला के साथ हुआ है। इजराइल में इन्फ्लुएंजा के केसेस में पिछले दिनों काफी बढ़ोतरी देखी गई है और वहाँ पे कमजोर इम्यूनिटी वालों को चौथी डोज लगाने का काम भी शुरू हो गया है। आपदा को अवसर में बदल दिया। लास्ट वीक अमेरिका के 75% से ज्यादा केस ओमिक्रॉन के थे और यूके में भी केस का नंबर 1 लाख से ज्यादा है। पर अच्छी बात यह है कि ज्यादातर केसेस ये माइल्ड है और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि हॉस्पिटलाइजेशन के चांसेस कम है और भारत में भी ओमिक्रॉन के केसेस आ रहे हैं और अब केस दिन पे दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। इस साल भी कोरोना को रोकने के लिए नाइट कर्फ्यू और वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान हो चुका है। स्कूलों को बंद कर दिया गया। इस साल हम उम्मीद करेंगे कि हमारे राजनेता कुछ ईमानदारी के साथ पॉलिसीज बनाएंगे और कुछ ऐसा भी काम करेंगे जिससे कि हम वास्तव में कोविड के स्प्रेड को रोक सकें। और हमें भी ये उम्मीद है कि इस साल हमें देखने वाले ज्यादा संख्या में यहाँ पे जो लाल बटन है सब्सक्राइब का और उसके बगल में जो बटन है बेल आइकन को प्रेस करेंगे और हमारे चैनल को ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब करेंगे जिससे हमारा भी मोनेटाइजेशन हो सके। पैसा ही पैसा होगा। किसानों को आतंकवादी कहने वाली और पैसे लेके आंदोलन करने वाले बताने वाली कंगना रनौत को भी हो सकता है इस बार कोई और पद्म पुरस्कार या भारत रत्न मिले। पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ से उनकी बहस, करण जौहर, तापसी पन्नू, स्वरा भास्कर और बहुत सारे लोगों की लंबी लिस्ट है जिनसे इस साल इन्होंने लड़ाई लड़ी। और टाइम्स नाउ के समिट में इन्होंने ये भी कहा था कि हमें असली आज़ादी 2014 में मिली है, जो 1947 में मिली थी वो तो भीख थी। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? इस साल उन्हें पद्मश्री का पुरस्कार मिला है और आगे वाले सालों में उनका टारगेट होगा भारत रत्न। और क्या पता वो चाह रही हो।
इस साल भी उनके मुंह से कुछ कंट्रोवर्सी सुनने के लिए तैयार रहिए, गांधी जी या नेहरू के बारे में। या आपको ये भी सुनने को मिल सकता है कि डिमोनेटाइजेशन नेहरू जी ने किया था और किसान आंदोलन में गांधी जी कहाँ था। और हो सकता है विनोद राय और मोदी की माफी का कोई नया कारण भी मिल जाए जो देश हित में हो, जो आप और हम देख नहीं पाए। पर एक चीज समझ में आई नहीं, मोदी जी तो गुजरात में पहले से थे, तो क्या गुजरात पहले आजाद हुआ था? तो इस साल भी उनके पास से बहुत सारी चीज देखने को मिल सकती है। इस साल हम ये भी उम्मीद करेंगे कि हमारे मोदी जी मास्क लगा लें। बढ़ते कोविड के बीच हम ये उम्मीद करेंगे कि हमारे प्रधान सेवक हर समय मास्क का इस्तेमाल करें और झप्पियां देना बंद करें। हर बड़े मंच पर उन्हें ज्यादातर बिना मास्क ही देखा गया, चाहे तो COP26 में झप्पियां देने का मामला हो या जो बाइडेन के साथ वार्ता का टाइम हो। यूपी में बड़ी बड़ी इलेक्शन रैलीज को संबोधित करने के बाद रात में वो कोविड की मीटिंग करते हैं। और हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि कोविड के सेकेंड वेव के भयानक रूप लेने के टाइम भी बंगाल में इलेक्शन रैली करने से कुछ वो सबक लेंगे। पर आप ज्यादा उम्मीद मत रखिए, ऐसा कम ही होता है। मगर इतना सेंटी क्यों रहे? इस साल 5 राज्यों में चुनाव है और उन्हें किसी भी तरीके से जीतना भी है। कोविड के बढ़ते ओमिक्रॉन के केस के बीच में भी चुनाव अभी तो हो ही रहे हैं। ये बात सिर्फ मोदी जी के लिए नहीं है, अन्य नेताओं के लिए भी है। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, मायावती, ममता बनर्जी और इवन मेरा मतलब अरविंद केजरीवाल के लिए भी है, क्योंकि मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं। इसलिए हम ये भी उम्मीद रखेंगे कि वो PMO हैंडल का इस्तेमाल किसी हल्की बात को करने के लिए नहीं करेंगे। अगर हम इन चुनावों की बात करें तो ये चुनाव भारत की राजनीति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बताएंगे कि हमारा देश किस तरफ जाएगा। इस साल हम ये भी उम्मीद करेंगे कि नफरत का माहौल कम होगा और सरकारें धर्म के नाम की बजाय काम पर वोट मांगेंगी। और हमें मोदी जी से ये भी उम्मीद है कि इस साल वो पूजा के टाइम में सिर्फ पूजा में ध्यान लगाएंगे और कैमरे की तरफ नहीं। मतलब पूजा के टाइम कैमरा भूल जाए, अपनी फोटो में और गाड़ियों में लोगों को इंक्लूड भी करें। इस साल हम ये भी उम्मीद करेंगे कि सरकार पब्लिक मनी को कायदे से इस्तेमाल करेगी। सरकार को कोई हक नहीं कि वो जनता का पैसा अपनी पब्लिसिटी के लिए लगाए। पिछले 3 सालों में सरकार ने 1700 करोड़ रुपए लगाए हैं अपनी पब्लिसिटी में। यूपी गवर्नमेंट ने अप्रैल 20 से मार्च 21 तक 160 करोड़ रुपए लगाए हैं, जबकि दिल्ली की अरविंद केजरीवाल की गवर्नमेंट ने अप्रैल से जून के बीच में ही 64 करोड़ रुपए लगा दिए विज्ञापन पर। क्या जनता का पैसा इस तरीके से बर्बाद किया जाना चाहिए? और अगर सरकारें सही से काम करें तो उन्हें विज्ञापन पर 1 रुपया भी खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और नकली फोटो ना लगानी पड़ेगी। जैसे जेवर के एयरपोर्ट के उद्घाटन के समय बीजिंग के एयरपोर्ट की पिक्चर यूज की गई, इसी तरीके से कलकत्ता के फ्लाईओवर की तस्वीर का इस्तेमाल किया गया। एक्साइटमेंट में आकर, अरे एक्साइटमेंट मतलब क्या? चुनाव की वजह से जनता के लिए ऑफरों की बरसात लगी हुई है, पर क्या जनता इतनी नासमझ है कि उसे ये पता नहीं कि ये चुनाव के लिए दिए जा रहे हैं? हम ये भी उम्मीद करेंगे कि सरकारें एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने में और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में अपना ध्यान और पब्लिक का पैसा लगाएं और भारत के मासेस को इतना सक्षम बना दे कि उन्हें किसी भी फ्रीबी की जरूरत ना पड़े। इस साल सरकारों ने पैसा नाम बदलने के लिए भी काफी लगाया और नाम बदलने के बाद उनके नाम और बड़े कर दिए गए। पर सवाल ये है कि क्या सिर्फ नाम बदलने से ही सारा सम्मान दिया जा सकता है? कुछ दिन में ही लोगों के लिए नया नाम फिर वैसे ही हो जाता है, पर पुराना नाम को चेंज करने से बहुत सारे लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है और बेवजह जनता का पैसा इस बात में लगाया जाता है जिससे लोग उस चीज को जान सके। अकेले इलाहाबाद का नाम प्रयागराज करने की पब्लिसिटी में ही 300 करोड़ से ज्यादा खर्च हुए थे। झांसी स्टेशन का नाम बदल के रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर और फैजाबाद स्टेशन का नाम बदल के अयोध्या कैंट कर दिया गया। क्या इससे कुछ हासिल होने वाला है? What's your problem with it? इस साल हमें ये भी उम्मीद है किसानों को उनका हक मिल जाएगा और उनको MSP की गारंटी भी मिल जाएगी। हम ये भी उम्मीद करेंगे कि चाइना के साथ चल रहा सीमा विवाद आर्थिक मुद्दों को अलग करके कड़ाई से सुलझाया जाए। पेंटागन की एक रिपोर्ट के हिसाब से चाइना ने हमारी सीमा के अंदर गांव बसाया है। इस साल हम ये भी उम्मीद कर रहे हैं कि गोदी मीडिया सुधर जाए। मैं कोई गांव से आया हूँ क्या? अरे सही यार, मानो यार, सही में यार, पिछले कुछ सालों से हमारे मीडिया के स्तर में लगातार गिरावट जा रही है और एक आध बड़े चैनल को छोड़ दे तो ज्यादातर चैनल सरकार के प्रवक्ता के रूप में ज्यादा बोल रहे हैं। पिछले साल भी बहुत सारे उदाहरण है जिसमें सरकार का झूठ फैलाने में मीडिया ने बहुत बड़ा काम किया है। फिर चाहे किसान आंदोलन में ये कहना कि खालिस्तानियों का हाथ है या उनके पिज्जा खाने पे आपत्ति करना, किसी ने रोड जाम करने की परेशानी बताई और हाल तो ये है कि कोविड में हुई लोगों की परेशानी को भी इन्होंने नहीं समझा। ऐसे इतनी जल्दी इंटरप्ट मत किया करो, मेरे को पूरी बात समझाने दो, क्योंकि ये लोगों के लिए, पब्लिक के लिए प्रोग्राम है, आपके लिए नहीं है। अब फिर बीच में लग जाते हो, मेरे को खत्म तो करने दो। और सरकार से उसकी बद इंतजामी और नाकामी पे क्वेश्चन पूछने के बजाय ये लोग लोगों को ही संयम का पाठ पढ़ाने लगे और अपोजिशन पार्टी से क्वेश्चन पूछने लगे। भारत में बढ़ती बेरोजगारी और बढ़ती महंगाई हो तो ये लोग पाकिस्तान की महंगाई पे चिंता जताने लगते हैं और अगर कोई सरकार का विरोध कर रहा हो तो उस पर एंटी नेशनल का टैग लगा देते हैं। दीपक चौरसिया का पूरे सेंसस में ना होकर भी टीवी पे आना एक नए स्तर पे ले गया है। लोग कहते हैं कि वो शराब पी के आए थे, जबकि उनका कहना था कि उन्होंने दवा पी थी, उसकी वजह से उनको ऐसा हो गया। वहीं अर्नब गोस्वामी की काबुल के सरीना होटल वाली सीक्रेट बात, भारत के वैक्सीन लीडरशिप के मोदी जी के क्लेम को बढ़ा चढ़ा के दिखाना और इंडिया को पूरे विश्व की चिंता है, इसीलिए वैक्सीन की सप्लाई करना, जबकि सरकार ने भारतीयों के लिए भी कोई वैक्सीन बुक नहीं करा
लेकर आई थी और बाद में प्रेशर के चलते उसको ये करना पड़ा। उसके बाद कोविशील्ड को भारतीय वैक्सीन बताना, लखीमपुर खीरी की दुर्घटना, ट्रैक्टर रैली की इमेज खराब करना और 26 जनवरी को परेड दिखाते रहना, जबकि वहीं पर थोड़ी दूर किसानों पर लाठीचार्ज हो रहा था। ये सब उन चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं बताता है जिनकी वजह से मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। तो हम आशा करेंगे कि ये साल आपके लिए बहुत अच्छा जाए। आप सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपना प्यार और अपना सपोर्ट हमारे चैनल को इस साल भी इसी तरीके से देते रहिएगा। अंत में हम फिर वही करेंगे जो हम हर बार करते हैं, अपनी मार्केटिंग करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए जिससे आपके पास सारे नोटिफिकेशन भी आए। कमेंट करके हमको ये भी बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।